नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ऐसी इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से हो। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट दैट मीन्स अगर कोई भी बंदा, जैसे आप अपने किसी रिलेटिव को विज़िट करने जा रहे हो या आप एक नॉर्मल दवाई लेने जा रहे हो, सपोज़ नॉर्मल फ़ीवर हुआ है लेकिन आप फ़ीवर की दवाई लेने गए हो और इन्फेक्शन वहाँ से कोई और इन्फेक्शन करवा लाए हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अनदर नेम ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, उसका मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी है, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होती है, या नोज़ोकोमियल पूछा तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये दोनों नेम सेम है। सो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ये इन्फेक्शन कैसे होती है, कौन सी होती है और इसको कैसे प्रिवेंट करा जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो nosocomial infection comes from Greek word nosis meaning disease and communion means to take care of. That means जहाँ से हमारी देखभाल वगैरह होती है, ठीक है, हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और अगर हमें उसी इन्वायरमेंट से इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दैट मीन्स जो हॉस्पिटल से हम एक्वायर करें। Third point, infection are considered nosocomial if they first appear 48 hours or more after hospital admission. That means जब हम हॉस्पिटल से जाके आए हैं उसके 48 आवर्स के अंदर हमें इन्फेक्शन या सिम्टम्स दिखें, या 30 डेज़ आफ्टर डिस्चार्ज। ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटल आप जाके आए और 2-3 महीने बाद आपको सिम्टम्स हुए हैं तो दैट डजेंट मीन कि आपको हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन है। विदिन 30 डेज़ और विदिन 48 आवर्स अगर हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से एक्वायर। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते पढ़ते हमें ये भी पता होना चाहिए कि आजकल के इन्वायरमेंट में, जैसे आजकल का माहौल है उसमें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के नंबर्स में बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहा है और उसके 4 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज़ क्राउडेड हॉस्पिटल कंडीशन। आपको भी पता है कि आजकल हर बंदे को कोई ना कोई किसी न किसी मेडिकल प्रॉब्लम से वो कर रहा है, उसके साथ सफ़र कर रहा है। तो क्राउडेड हॉस्पिटल कंडीशन, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का होता है, अगर इन्फेक्शन से कोई बचना भी चाहे तो भी नहीं बच सकता, इतना ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ता है लोगों के बीच में, इन्फेक्शन इसलिए पास आउट होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड इज़ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। दैट मीन्स बंदों की इम्यूनिटी अब वैसी रही नहीं है क्योंकि उनकी डाइट वैसी नहीं है, ना उनका लाइफस्टाइल वैसा रहा है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी इनकी डाउन हो चुकी है, तो वो इन्फेक्शन से खुद ब खुद लड़ने के कैपेबल ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो चुका है दवाइयों के टुवर्ड्स, दवाइयों का उन पर कोई असर नहीं होता। Next point is epidemiology. Epidemiology means the branch of medicine which deals with the incidence, distribution and possible control of diseases and other factors relating to health. That means कैसे वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे वो होता है, कैसे बंदा उसके कॉन्टैक्ट में आता है, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी में आती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ नोज़ोकोमियल कैन बी एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमें इन्फेक्शन हो रही है वो बाहर वाले इन्वायरमेंट से आ रही है। एंडोजीनस मतलब वो इन्फेक्शन या वो बैक्टीरिया हमारे अंदर है लेकिन वो तब एक्टिवेट होता है जब हम उन कंडीशंस के साथ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकेंड पॉइंट इज होस्ट ससेप्टिबिलिटी। होस्ट ससेप्टिबिलिटी मीन्स पेशेंट कितना ज़्यादा उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा असर उस पर नहीं होता। थर्ड इज़ मेडिकल इक्विपमेंट्स। अगर मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज नहीं किया जा सकता तो वो जब अगले पेशेंट्स के साथ उसको ट्रीट करा जाएगा तो वो इन्फेक्शन आगे से आगे सर्कुलेट होती जाएगी। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो सबसे ज़्यादा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जिसके थ्रू होता है। दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जिसके थ्रू नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है एक पेशेंट से या एक हेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में, या ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से भी कन्वर्सेट करते हैं, हम किसी से भी मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज़ वैक्टिन बोर्न। दैट मीन्स अगर किसी फ्लाई की हेल्प से या किसी भी आउटर सोर्स की हेल्प से ट्रांसफ़र हो। थर्ड इज़ एयर बोर्न, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। ड्रॉपलेट, दैट मीन्स जो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होते हैं अगर हम किसी से कन्वर्सेट कर रहे हैं उसके थ्रू। एंड फोर्थ इज़ कॉमन व्हीकल। जब हम सेम व्हीकल
यूज़ कर रहे हैं या मतलब सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कोई इन्फेक्शियस बंदा यूज़ कर रहा है, तब भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। अब इन ट्रांसमिशंस को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट जनरेटेड बाय स्नीजिंग, कफिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोसीजर लाइक वी आर कन्वर्सेटिंग विद समवन एल्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. And second one is vector transmission. Vector transmission transmitted through insects and other invertebrate animals such as mosquito and fleas. ठीक है, अगर कोई भी डिजीज़ किसी आउटर सोर्स के कारण ट्रांसमिट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसमिशन. इसमें हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स आते हैं. So these are the two type of transmission. Next one is airborne transmission and common vehicle transmission. In airborne transmission, tiny droplets nuclei that remain suspended in air. That means अगर कोई इन्फेक्शियस बंदा कुछ भी उसके ड्रॉपलेट्स उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अगर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे हैं और वो एयर में सस्पेंडेड रह जाए और वहाँ से कोई हेल्दी पर्सन अगर पास आउट हो रहा है या व्हाटएवर, किसी भी थ्रू वो टाइनी ड्रॉपलेट्स अगर हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, दैट मीन्स that will be airborne transmission. Next one is common vehicle transmission, transmitted indirectly by materials contaminated with the infection. अगर कोई बंदा सेम व्हीकल्स यूज़ करे, नॉट इवन व्हीकल्स, अगर कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे सपोज़ अगर हम बात करें किसी भी रूम का डोर है, अगर वो पेशेंट भी उसी को टच कर रहा है, ठीक है, कॉमन बंदा भी उसी को टच कर रहा है, तो दैट विल बी द कॉमन थिंग इन बोथ द पर्सन. तो इट कैन ट्रांसमिट द डिजीज़ फ्रॉम वन टू अनदर, इट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन. सॉरी. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज़ कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जो कि फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर when a person turns a patient, gives a patient a bath, मतलब एक हेल्दी पर्सन जब एक पेशेंट को बाथ दे रहा है, तो दैट मीन्स वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है. सरफेस टू बॉडी सरफेस कॉन्टैक्ट और फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजिली हो सकता है. तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जब डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र हो सकती है कोई भी इन्फेक्शन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन. And second one is indirect transmission. Indirect contact transmission involves the contact of a susceptible host with a contaminated object only. That means हम body to body surface contact नहीं हो रहा, patient और healthy person में body to body contact नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं जिस चीज़ों का यूज़ उस पेशेंट पे हुआ है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट को ट्रीट करा जाता है किसी नीडल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, और उसी इंस्ट्रूमेंट को टच करे कोई हेल्दी बंदा, दैट मीन्स वो इन्फेक्शन तो हो जाएगी लेकिन वो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन होगी, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा उस बंदे का, बॉडी टू बॉडी सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन तुम उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो, उससे इन्फेक्शन हो जाए, तो दैट विल बी एज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन. दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्लो चार्ट जिससे हमें पता चलता है कि हमें इस इन्वायरमेंट से कौन सी चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकती है. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंटामिनेटेड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में इंस्ट्रूमेंट से, वहाँ के फ्लूइड से, वहाँ के फूड से, एयर से, इवन मेडिकेशन से भी हमें इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि मेडिकेशंस को वहाँ के जो मेडिकल पर्सनल होते हैं वो टच कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्ट वे से वो हमें ट्रांसमिट कर सकते हैं. सेकेंड इज़ इन्वेसिव डिवाइसेस. इन्वेसिव मतलब जो तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्वेड करे जाते हैं, जैसे यूरिनरी कैथेटर्स, वास्कुलर कैथेटर्स, एंडियोट्रैकल ट्यूब्स, वूंड्स, एंडोस्कोप्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारी बॉडी के अंदर, मतलब किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर अगर इंसर्ट करे जाएं और वो ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ उनको ट्रीट कर चुके हों, तो वो तुम्हें इन्फेक्शन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल पर्सनल. मेडिकल पर्सनल मतलब जो बंदा इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ डील कर रहा है. कॉलोनाइज्ड पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट, ट्रांजिएंट पेशेंट और करियर्स मतलब जो खुद इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन वो किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं. लास्ट पेशेंट फ्लोरा दैट मीन्स पेशेंट के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म जा चुका है, क्यूटेनियस, स्किन के ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो, जेनिटोयूरिटरी ट्रैक्ट में हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो, या अगर कहीं पे भी होगा तो बंदा एज अ करियर काम कर सकता है और किसी को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है. सो इस इन्वायरमेंट से पेशेंट भी तो हॉस्पिटल में रह रहा है, तो दैट मीन्स वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का ही सोर्स है, वो एज अ कैरियर ही काम करेगा.